नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। जाति जनगणना को लेकर के इस समय बहुत ज्यादा राजनीतिक गलियारों में शोर मचा हुआ है और इस शोर के बीच में राजनीतिक दल अलग अलग दावा कर रहे हैं। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने लिए भविष्य तलाश रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना होने के बाद दलितों और ओबीसी जातियों के जो उसमें पिछड़ी और अति पिछड़ी जो भी जातियां हैं, क्या इनकी समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या सिर्फ बहुत सारे सवाल हैं, क्या सिर्फ जातियां गिन लेने से इन वर्गों का उत्थान हो जाएगा, इनका उद्धार हो जाएगा? हाशिए पर पड़ी ये जातियां क्या सिर्फ इनकी गिनती हो जाने से, इनकी काउंटिंग हो जाने से इनका कल्याण हो जाएगा? जिन जातियों को अभी तक राजनीतिक रूप से अस्पृश्य माना गया, जिन जातियों को अभी तक राजनीतिक रूप से अछूत माना गया, अनटचेबल माना गया, क्या इन जातियों की काउंटिंग हो जाने से, इनकी गणना हो जाने से इनके लिए कोई गौरवमयी दिन आने वाले हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। या फिर इन्हीं के बीच में एक सवाल और उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जातियां अब इकट्ठी होने लगी हैं, इनमें जागरूकता आने लगी है, इनमें राजनीतिक चेतना का संचार होने लगा है, इनमें अपना हक हुकूक और अधिकार लेने को लेकर के सजगता आने लगी है। और यही सजगता जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी सरकार को उसका डर सता रहा है कि आने वाले समय में कहीं इस तरीके की जातियां आपस में गोलबंदी न कर लें, कहीं ये जातियां आपस में एक बड़ा मंच बना करके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में बड़ी चुनौती न पेश कर दें, कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने मंसूबे में, अपने मकसद में कामयाब ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का शासन जनता देख चुकी है, क्या वो अब तीसरा विकल्प दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को रूप में लाना चाहती है? तमाम ऐसी चीजें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का आकलन हो चुका है कि केंद्र की सरकार का उसका समय पूरा होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने वाली है और कांग्रेस अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने अकेले दम पर सरकार बना ले? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में, दिल्ली में, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर कोई तीसरा मोर्चा या कोई तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर के उभरने वाली है और उस तीसरी सबसे बड़ी शक्ति का नेतृत्व कहीं मायावती न करने लगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बहन जी का नेतृत्व ऑलरेडी स्वीकार कर चुके हैं और वो कई बार कह भी चुके हैं कि अगर प्रधानमंत्री पद के लिए बात आएगी तो वो जो है बसपा के बहन जी के साथ खड़े नजर आएंगे। बिहार में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर आरजेडी है, उनके नेता तेजस्वी यादव, वो भी कई बार बहन जी के लिए खुलकर बैटिंग कर चुके हैं, उनका पैर छू करके आशीर्वाद भी ले चुके हैं। इसके अलावा जो है और भी कई स्टेट में अगर आप चले जाएंगे तो वहां पर भी, दक्षिण भारत के भी राज्यों में बहन जी को लेकर के जो है लोग समर्थन में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और भी दिल्ली में कई छोटे ऐसे दल हैं जो आने वाले समय में बसपा के साथ एक बैनर के तले आ सकते हैं। तो ये सब तो भविष्य की कयासबाजियां हैं। लेकिन अचानक से जिस समय में पहलगाम में एक हमला हुआ हो, आतंकवादी हमला, और उस हमले में ये कहा गया हो, ये चीजें निकल करके सामने आई हैं कि लोगों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया और उस समय बीजेपी की तरफ से, उसके सोशल मीडिया की तरफ से इस चीज का खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि देखो, धर्म पूछकर मारा है आतंकवादियों ने, जाति पूछकर नहीं। मतलब पीछे इसका उद्देश्य ये था कि हिंदुओं को, इस देश की 80% बहुसंख्यक आबादी को धर्म के नाम पर इकट्ठा करने की जरूरत थी, धर्म के नाम पर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से। लेकिन अचानक ये सबको अचरज कर रहा है, सबको अचंभित कर रहा है कि कहां बात हो रही थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा, पाकिस्तान पर चढ़ करके, चढ़ाई करके कार्रवाई की जाएगी, आतंकवाद का खात्मा किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक तरफ जहां गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे थे, प्रधानमंत्री सारी सेनाओं के प्रमुखों की बैठकें कर रहे थे और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही थी, और उसी बीच में अचानक से ये केंद्र सरकार की तरफ से फैसला होता है कि ऐसा है, पूरे देश भर में जातियों की गणना की जाएगी, जातिगत जनगणना की जाएगी। अभी फिलहाल सरकार ने पूरे देश भर में जाति आंकड़े, किस जात के कितने आंकड़े हैं, किस जात की कितनी संख्या, इसको कराने का फैसला लिया है। 1931 में जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में
जातिगत आंकड़े जुटाए गए थे, उसमें जो है बताया गया था कि किस जाति के भारत में कितने लोग हैं। उसके बाद से अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा नहीं आया है जिसमें जाति के आधार पर जातिवार आंकड़े जारी किए गए हों। अब सोचिए, कांग्रेस कह रही है कि ये उसकी देन, मतलब ये उसकी जीत है, और बीजेपी कह रही है कि ये सामाजिक न्याय के लिए उसका सबसे बड़ा कदम है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आजादी के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार रही, और जिसमें से सोनिया गांधी के समय में 10 साल सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के समय में कांग्रेस पार्टी ने जो है देश का नेतृत्व किया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जातिगत जनगणना समाज के हित में है, इससे समाज का हित होना है, समाज का जो है वो उत्थान होना है, और इससे सामाजिक न्याय मिल सकता है लोगों को, खासकर उन जातियों को जो अभी तक जिनकी हिस्सेदारी राजनीतिक में और सरकारी नौकरियों में नहीं रही है। अगर इससे ये सब हो सकता है तो कांग्रेस को इतना लंबा वक्त क्यों लगा कि कांग्रेस जो है कई दशकों तक देश में राज कांग्रेस ने किया है। और अगर जातिगत जनगणना से लोगों का सामाजिक उत्थान हो सकता है, पिछड़ी, दलित और अति पिछड़ी जातियों का, तो फिर कांग्रेस ने इतना समय क्यों लगाया जातिगत जनगणना कराने में। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी दो अपने पंचवर्षीय योजनाएं पूरे कर चुकी, और तीसरी भी लगभग लगभग आधी हो चुकी है। और अब तीसरी पंचवर्षीय में बीजेपी का आधा कार्यकाल पूरा करने के बाद लगभग लगभग आधे कार्यकाल के पास बीजेपी पहुंच गई है। तो अचानक से ये जातिगत जनगणना कराने का फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी नीयत पे शक पैदा करता है। और खासकर उस समय में जब देश जो है आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो रहा हो, देश सबसे बड़ी लड़ाई के लिए एकजुट हो रहा हो, जब पूरा देश इंतजार कर रहा हो कि आतंकवादियों को सबक कब सिखाया जाएगा, उस बीच में भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी सरकार की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से यह फैसला लेना कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, वो अपने आप में बहुत सारे लोगों को अचंभित कर रहा है, आश्चर्यचकित कर रहा है। उसके उसका सबसे पहला कारण तो यह है कि अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ज्यादातर लोग जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बिहार में राजनीतिक लाभ लेने के लिए जातिगत जनगणना का फैसला करा रही है। एक तो इसका बड़ा बड़ा मायने ये निकलता है। हालांकि ये फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। पहला फायदा इसका बिहार में उठाया जाएगा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने, जस्ट बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश में 1.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव हैं। जब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और राज्य भी विधानसभा चुनाव की चौखट पे खड़े होंगे, जिसमें कि उत्तराखंड भी होगा, पंजाब भी होगा, जिसमें गुजरात भी होगा। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां पर उस समय विधानसभा के चुनाव होंगे। तो गुजरात में, आप उत्तराखंड में छोड़ दीजिए, लेकिन इसके अलावा पंजाब में और उत्तर प्रदेश में इस फैसले का बहुत बड़े स्तर पर बीजेपी को लाभ मिल सकता है। विपक्ष काफी साल से, कई दशकों से, कई साल से इस बात की मांग कर रहा था कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए, और अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह मानना है कि विपक्ष इस बात की मांग कर रहा था कि जातिगत जनगणना कराई जाए, और इस चीज को बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने इस काम को करने का फैसला लिया है। तो अब माहौल कहीं न कहीं बीजेपी के पक्ष में बनेगा, ऐसा बीजेपी के लोगों का तर्क है। और दूसरा ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने विपक्ष से उसका जो है एजेंडा छीन लिया है, इस तरीके की कोशिश लोग कह रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा अपना एक पहलू है। मेरा पहलू ये है कि जातिगत जनगणना अगर हो भी जाएगी, मान लीजिए कि आपके समाज की, आपके लोगों की काउंटिंग हो भी गई, तो अगर आप सरकार में नहीं है, आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपके लिए काम करने वाले लोगों की अच्छी नीयत हो, ऐसे लोग सरकार में, सत्ता में नहीं है, तो सिर्फ आपकी संख्या गिन लेने मात्र से आपका उद्धार नहीं होने वाला है, आप सफल नहीं होने वाले हैं। असली फायदा आपका तब होगा जब आपके लोग सत्ता में हो, और आपके वो लोग सत्ता में हो जो आपके हित के लिए सोचते हो, जो आपके हितैषी हो। 2007 से 12 के बीच में याद करिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। तब 2007 के पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपसे कहाँ ये कहा गया था कि आपके लिए सरकारी नौकरियों में एससी अनुसूचित जातियों को जो है वो आरक्षण मिलेगा, ठेकों में भी, सरकारी ठेकों में भी अनुसूचित जातियों को आरक्षण का ठेका मिलेगा। आपसे कहाँ इस बात का वादा किया गया था कि जो बैकलॉग, जो खाली पद पड़े हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में, अलग अलग विभागों में,
वो भरे जाएंगे। आपसे कहाँ इस बात का वादा किया गया था कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर बहुत बड़ी संख्या में पार्क बनेंगे, स्मारक बनेंगे? आपसे कहाँ इस बात का वादा किया गया था कि बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज बनाए जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में स्कूल बनेंगे, इंटर कॉलेज बनेंगे, बहुजन महापुरुषों के नाम पर पार्क, स्मारक, संग्रहालय बनेंगे? तो ये सब चीजें आपसे वादा नहीं की गई थी। ये सब चीजें सरकार आने के बाद बनी, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिनके हाथ में कमान थी, जो सत्ता में सीट्स पर बैठे थे, वो आपके हितैषी लोग थे, वो आपके संरक्षक थे, वो आपका भला चाहने वाले लोग थे, वो आपका उद्धार करने वाले लोग थे। तो जब सत्ता में आपके भला करने वाले लोग, आपके हितैषी, आपके उद्धारक, आपका हित चाहने वाले लोग होंगे, तो वो आपसे वादा नहीं करेंगे कि हम आपके लिए ये काम कर देंगे। उन्हें जब मौका मिलेगा, जब अवसर मिलेगा, तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक अच्छी चीजें करेंगे। तो आज जरूरत भी इसी बात की है कि आपसे बहुत बड़े बड़े वादे, कुछ लोग नीले कपड़े पहन रहे हैं, कुछ लोग नीला गमछा ओढ़ रहे हैं, कुछ लोग नीली टोपियां भी लगा रहे हैं, कुछ लोग नीली टी शर्ट भी पहन रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आपका वोट लेने के लिए। लेकिन आपको भी इस बात को जहन में रखना पड़ेगा कि इस तरीके के जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं लोग, वो सिर्फ और सिर्फ उनका पहला टारगेट आपके वोट पर है कि किस तरीके से आप जो 22, 25 और 80% तक आबादी में है, किस तरीके से आपका वोट लेकर के सत्ता हासिल की जाए। लेकिन जो आपके सच्चे हितैषी हैं, वो आपका वोट तो उन्हें भी चाहिए, लेकिन वो आपसे कोई वादा, कोई स्टंटबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्हें सत्ता में आने का मौका मिलेगा, तो वो आपके लिए ऐसे काम करेंगे जो मील का पत्थर साबित होंगे। तो इसमें सोचना आपको है कि आपके हितैषी कौन कौन लोग हैं, कौन से लोग ऐसे हैं जो आपके वोट के लिए ड्रामेबाजी कर रहे हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें सच में आपके वोटों का बड़ी बेसब्री से इंतजार है ताकि वो सत्ता में आए और आपके लिए कुछ अच्छा कर सके। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको सोच करके समझ करके फैसला लेना है। आने वाले चुनाव में, बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, इसमें आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना होना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे वादा कर लिया गया कि आपकी जात गिन ली जाएगी, आपका उद्धार हो जाएगा। सिर्फ जातियां गिन लेने से उद्धार नहीं होने वाला है। उद्धार होगा जब आपके असली लोग, आपके अपने हितैषी लोग सत्ता में होंगे। बहुत सारी चीजें हैं जिन पर भविष्य में अभी फैसले होने बाकी हैं। एक इस बीच में बहन जी का ट्वीट आया है, वो ट्वीट भी मैं आपको बताऊं। इस बीच में बहन जी भी काफी ज्यादा सक्रिय हैं। जातिगत जनगणना के बाद बहन जी का एक ट्वीट आया है, उसमें बहन जी ने लिखा है कि सन 1931 व आजादी के बाद पहली बार देश में जाति जनगणना कराने के केंद्र के निर्णय का श्रेय लेने में कांग्रेस ये भूल गई कि दलित व ओबीसी समाज के करोड़ों लोगों को आरक्षण सहित उनके संवैधानिक हक से वंचित रखने में उसका इतिहास काला अध्याय है, व इस कारण उसे सत्ता भी गंवानी पड़ी है। किंतु सत्ता विहीन होने के बाद कांग्रेस नेतृत्व का, खासकर दलित व ओबीसी समाज के प्रति नया उभरा प्रेम, विश्वास से परे इन वर्गों के वोट के स्वार्थ की खातिर छलावा की अवसरवादी राजनीति है। वैसे भी आरक्षण को निष्क्रिय बनाकर अंततः इसको खत्म करने की इनकी नापाक मंशा को कौन भुला सकता है। वैसे आरक्षण व संविधान के जन कल्याणकारी उद्देश्यों को फेल करने में भाजपा भी कांग्रेस से कम नहीं है, बल्कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। किंतु अब वोटों के स्वार्थ व सत्ता के मोह के कारण भाजपा को भी जाति जनगणना की जन आकांक्षा के आगे झुकना पड़ा है, जिसका स्वागत है। साथ ही संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने से लेकर धारा 370 के तहत ओबीसी को आरक्षण देने जैसे अनेकों मामलों में कांग्रेस व भाजपा का रवैया जातिवादी व द्वेषपूर्ण रहा है। किंतु इनके वोट की राजनीति के खेल निराले हैं, लोग सावधान रहें। मेरा भी यही कहना है कि आज के दौर की राजनीति से आपको बहुत सावधान रहना है, बहुत सतर्क रहना है। आज के दौर की जो राजनीति चल रही है वो लोक लुभावनी है, वो जनहितैषी नहीं है। आपसे बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किए जाएंगे, आपका वोट किसी तरीके से ले लिया जाए, उसके बाद फिर आपको हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण में झोंक दिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। आपके सच्चे हितैषी कौन हो, उनको पहचानने की भी जरूरत है। आपको ये स्टोरी एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आप अगर एक भारत डेली चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे दूसरे लोगों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।